नमस्कार बेटा सभी को। कम्प्लेक्स नंबर की क्लास नंबर 2 एयरफोर्स के लिए मैं रवि आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए, पिछली क्लास में हमने ये सब काम कर लिया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर हमने पिछला काम अपना छोड़ा था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये मतलब मैं रिकैप करा रहा हूँ 2 मिनट के लिए आपको, ताकि आप इसको एक बार रिकैप कर लो। रिकैप करने के बाद क्या होगा, इसके बारे में कई एडवांस सवाल हम करेंगे, कई एडवांस बातें जानेंगे। तो उन बातों को जानने के लिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो, रिकैप कैसे करेंगे। x का क्यूब 1 के बराबर था। अगर x का क्यूब 1 के बराबर है तो यहाँ पर x की 3 वैल्यू आई थी। कौन कौन सी वैल्यू आई थी? एक तो वैल्यू आई थी 1, एक आई थी ओमेगा और एक आई थी ओमेगा का स्क्वायर। ये 3 वैल्यू आई थी, जहाँ पर 1 तो 1 ही है हमारा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर कितना था? ये तो ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अब देखिए, आपको एक बात बताता हूँ बहुत काम की। जैसे हमारा एक नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई कम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन इस कम्प्लेक्स नंबर को अगर हमने पॉइंट फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं x कोमा वाई। मतलब जो रियल पार्ट है उसको पहले लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, उसके बाद जो आयोटा के साथ है उसको लिखेंगे बाद में। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कह दे 3 - 4 आयोटा को पॉइंट फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो मैं लिखूंगा 3 की जगह 3 और ये आयोटा के पास कितना है? -4। तो 3 -4 हमारा क्या आ जाएगा? वो वैल्यू पॉइंट फॉर्म में आ जाएगी। तो पहली बात तो क्या है कि हम इसको पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो, तो जो ये पहला है इसको पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे x बराबर 1 है ना, अब इसको हम कम्प्लेक्स फॉर्म में कर रहे हैं, इसको पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको पॉइंट फॉर्म में मैं लिख दूंगा 1, 0, क्योंकि रियल पार्ट तो 1 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0 है। इसको पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे -1/2 और √3/2। ठीक है, पॉइंट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। कैसे? -1/2 और √3/2। इसको देखो, इसको पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे -1/2 और -√3/2। इसको पॉइंट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। मतलब -1/2 ये रहा, -1/2 और -√3/2। तो मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखना बता दिया। किस किस को? 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को। अब देखिए, बहुत काम की बात, जो बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी, एक बात मैं वो बता दूं। वो क्या था कि ओमेगा का क्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1, इनका जोड़ हमेशा 0 होता है। और लास्ट बात हमने ये करी थी कि ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर r के बराबर होती है। n क्या है? n ओमेगा की कितनी भी पावर हो सकती है। और r क्या है? r रिमाइंडर है। r रिमाइंडर है, 3 बातें हमने करी थी पिछली क्लास में। r रिमाइंडर है जो कब आता है? r रिमाइंडर है जो तब आता है जब मैं n को भाग करूंगा 3 के साथ। ठीक है, तो ये बातें हमने देख ली थी। तो इनका बहुत ज़्यादा यूज है। ये मैंने पिछली क्लास में सिर्फ थ्योरी कराई थी, आज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो क्वेश्चन कराने से पहले एक बार ये देख लो, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 0 के बराबर है, और ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर r के बराबर है। ठीक है, तो एक बार ये देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मेन बात क्या है? देखो, आपको 1 का पता है पॉइंट फॉर्म में ये होगा, ओमेगा का पॉइंट फॉर्म ये होगा, ओमेगा स्क्वायर का पॉइंट फॉर्म ये होगा। अब देखो, अब जो कहने की बात है वो ये देखिए, अगर मैं इन 3 पॉइंट को यहाँ नंबर लाइन पे दिखाऊं, ये हमारा रियल ऑफ z एक्सिस है, यानी ये x की वैल्यू है, और ये इमेजिनरी ऑफ z है, यानी कि ये हमारी y की वैल्यू है। अब 1, 1, 0 यहाँ पर होगा, मान लो 1, 0। अब दूसरे वाला x की वैल्यू नेगेटिव, y की पॉजिटिव यहाँ मान लेते हैं। मान लो कहीं यहाँ होगा, कितना होगा? -1/2 और √3/2 ये होगा। और जो तीसरी वैल्यू है दोनों नेगेटिव, वो यहाँ होगी, -1/2 -√3/2। अब देखो, ये एक पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो ये एक हमारी ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, ये थोड़े पॉइंट थोड़े और ऊपर होंगे, पर वैसे आप देख लो, इनको मिला दे तो मैंने ट्रायंगल बनेगी। सबसे पहला तो सवाल क्या आता है? एक सवाल तो वो यही पूछ लेता है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जब आप इन तीनों को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाओगे ना, तो ट्रायंगल कैसी बनेगी? तो इसका आंसर ये है, जो ये ट्रायंगल बनी है अभी आपके सामने, ये ट्रायंगल बनती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कैसी बनेगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। ये एडवांस चीज है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, इसका मतलब ये साइड और ये साइड, इन सब का डिस्टेंस कितना है? सेम है। तो डिस्टेंस भी हम निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट करके इसमें से ये गया उसका स्क्वायर 3/4 प्लस इसमें से ये गया तो कितना आ जाएगा? 1 में से ये जाएगा तो 3/2, उसका स्क्वायर 9/4, और ये आ जाएगा हमारा
√3, 9 3 12, 12 4 √3। तो ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई। और इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपने देखो समझा क्या कि वन ने ओमेगा स्क्वायर ने, इन तीनों ने मिलकर ट्रायंगल कैसी बनाई है, ट्रायंगल बनाई है इक्विलेटरल। और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो कितना होगा, √3। अगर हमें साइड पता चल गई, साइड पता चलने के बाद तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का। अगर आपसे एरिया पूछे, एरिया भी आप निकाल सकते हो, अंडर √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हो। तो ये बातें थी कुछ एडवांस इसके बारे में। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ सवाल करा देता हूँ, जो सवाल मैंने आपको इसके बारे में कोई नहीं कराया, सवाल मैं कराता हूँ। तो मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए, तो एयरफोर्स का जो एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े सवाल नहीं आएंगे आपके। तो आपने ऐसा नहीं करना कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल करने हैं, लेकिन जो आसान सवाल है ना उनको नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। आसान सवाल को जरूर करना है, और मुश्किल सवाल, इतने मुश्किल सवाल उसमें आते भी नहीं है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कैसे उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैं लिख देता हूँ। पहला सवाल आज का सवाल ये है 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। ये सवाल है जो हमें सोल्व करना है। ये सवाल मैंने क्यों लिया सोल्व करने के लिए, क्योंकि इस तरह के सवालों को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा प्रैक्टिस होगा इन फॉर्मूलों का जो हमने पढ़ा है। अब देखो इसमें यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 1 और ओमेगा स्क्वायर मिलकर माइनस ओमेगा बना देंगे। इन दोनों ने मिलकर माइनस ओमेगा बना दिया। एक माइनस ओमेगा पहले से है, प्लस यहाँ देखो 1 ने और ओमेगा ने मिलकर माइनस ओमेगा स्क्वायर बना दिया। एक ओमेगा स्क्वायर पहले से है। अब ये देखो, ये होगा -2 ओमेगा की पावर 5 और ये होगा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब ये देखो माइनस की पावर 5 -32 ओमेगा की पावर 5 ओमेगा 2 होता है। सेम 32 ओमेगा की पावर 10 ओमेगा होता है। माइनस ओमेगा कॉमन लोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा, ये -1 होता है। आंसर आ जाएगा 32, ठीक है। तो बेसिक सवाल था, बड़ी आसानी से हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो हमने सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करा। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करा, हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया कि 1 प्लस ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। इस प्रॉपर्टी का हमने यूज करा। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, माइनस ओमेगा के। और ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर, ठीक है। इसका यूज करा। सवाल नंबर 2 मैं कराता हूँ। देखिए सवाल नंबर 2 आपके सामने है, इसको बता देता हूँ। तो ओमेगा के ऊपर सवाल आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओमेगा के ऊपर सवाल आता ही आता है। अच्छा, ओमेगा सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक नहीं है, मतलब है तो बेसिक रूप से कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक, पर ओमेगा से सवाल आपका एपीजीपी में ही पूछ लेता है। ओमेगा से सवाल डिटर्मिनेंट में जरूर आता है। तो बहुत इसके अलग अलग वो हैं। चलो अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल है कराने के लिए, वो देखो। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें मैं दूसरा सवाल कहूँगा इसे। इंपॉर्टेंट ये है a + b ओमेगा प्लस c ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में क्या है, तो ये है a + b ओमेगा c ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में है c + a ओमेगा b ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है a + b ओमेगा। देखो मैं बहुत सारे सवाल नहीं करा रहा आपको, लेकिन जो भी सवाल करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट सवाल करा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर 100 सवाल करा दूंगा, नहीं। सवाल मैं 4 या 5 ही कराऊंगा, पर वो 4 या 5 सवाल एनफ है। इसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ कर लो, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, इसको सोल्व करना हमने, ठीक है। इसको सोल्व पता कैसे करते हैं, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। 15-20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व आपने ऐसे करना है, देखो आप इनमें ना सिर्फ एक वैल्यू को देख लो, मतलब इसमें भी और इसमें भी सिर्फ एक वैल्यू को देखो। वो एक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए को देख लो, बी को देख लो या सी को देख लो। अगर मैं ए को देखता हूं तो न्यूमरेटर में ए के पास 1 है, डिनोमिनेटर में ए के पास ओमेगा है, ठीक बात है। मैंने सिर्फ ए को देखा, ऊपर 1 है, यहाँ ए के पास ओमेगा है। मुझे ऊपर नीचे सेम करना है, तो मैं क्या करूँगा, ओमेगा से गुणा कर दूंगा, ओमेगा से भाग कर दूंगा सबको। मैं क्या करूँगा, ओमेगा से गुणा कर दिया, ओमेगा से भाग। कैसे पता चला ओमेगा से गुणा करना है, क्योंकि ए के पास ओमेगा है और यहाँ ए के पास 1 है, तो ओमेगा से मैं गुणा कर दूंगा। तो कितना आएगा, 1/ओमेगा। देखो ओमेगा के साथ, ओमेगा को सबके साथ गुणा करो तो कितना आ जाएगा, ए ओमेगा, बी ओमेगा स्क्वायर और सी। देखो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है। अपॉन में कितना बचा, ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस में सी। अगर आप ध्यान दो, ऊपर नीचे सेम बन गया और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर नीचे सेम बन गया और ये कैंसिल हो गया। देखो
ओमेगा से अगर गुणा किया ऊपर नीचे सेम बन गया, वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा, 1/ओमेगा बचेगा। सेम इसी प्रकार यहाँ देखो, अब यहाँ पे टाइम लगेगा नहीं हमें, ऊपर यहाँ ए अकेला है, नीचे ए के पास ओमेगा का स्क्वायर है। अगर ओमेगा का स्क्वायर है तो मैं किससे गुणा करूंगा ताकि ये सेम बन जाए, मैं ओमेगा से ऊपर, ओमेगा स्क्वायर से ऊपर गुणा करूंगा, ओमेगा स्क्वायर से नीचे गुणा करूंगा। अब देखो अगर ओमेगा स्क्वायर से गुणा किया तो जैसे इस केस में ऊपर नीचे सेम बना था, सेम उसी प्रकार यहाँ भी ऊपर नीचे सेम बनेगा। सेम बनेगा तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने ये देखना है, यहाँ पर ओमेगा से गुणा करना है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर से गुणा करना है। यहाँ पर 1/ओमेगा बचेगा, यहाँ पर 1/ओमेगा का स्क्वायर बचेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम एलसीएम भी लें, एलसीएम ले लो, कैसे भी कर लो, एलसीएम लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा, ओमेगा +1, और वो होता है माइनस ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में ओमेगा का स्क्वायर, आंसर आएगा -1। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। आपने करना क्या था, आपने ओमेगा से ऊपर गुणा करना था, ओमेगा से नीचे, ये कैंसिल हो जाता, सेम काम उसमें करते, ओमेगा से ऊपर गुणा और ओमेगा स्क्वायर से नीचे गुणा, वहाँ 1/ओमेगा स्क्वायर बचता और उसको आप ऐड कर देते। ठीक है, चलो इसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में 5 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 5 इंपॉर्टेंट बातें देखिए, वे 5 इंपॉर्टेंट बात अगर आपसे सीधा एग्जाम में पूछे तो 2 सेकंड के अंदर आप आंसर बता सकते हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट बातें देखिए। 5 इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि अगर हमारे पास x की वैल्यू दे दी a + b, अगर y की वैल्यू दे दी a ओमेगा और b ओमेगा स्क्वायर, और z की वैल्यू दे दी a ओमेगा स्क्वायर जमा b ओमेगा, ये 3 वैल्यू देखो। अगर हमारे पास x दे दिया a + b, y दे दिया a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर, और z क्या दे दिया, a ओमेगा स्क्वायर + b ओमेगा, अगर हमें ये दे दिया तो पहली बात क्या सामने आएगी, अगर ऐसा देने पर देखो पहले तो a + b आएगा, फिर ओमेगा एक बार इसके साथ आएगा, उसके साथ स्क्वायर आएगा, फिर ये रिवर्स हो जाएंगे, ओमेगा b के साथ आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर a के साथ आ जाएगा। तो पहला केस इसमें बनेगा x + y + z आ जाएगा 0। ठीक है, अगर तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। दूसरा केस इसमें देखो, अगर मैं स्क्वायर करूंगा x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, तो वो हमेशा बराबर आता है 6ab। मतलब आप एक काम करो, x का स्क्वायर करो, y का स्क्वायर करो, z का स्क्वायर करो, उसको जोड़ो, जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6ab। लेकिन वो टाइम बचाना, आपने ये सब सोल्व नहीं करना, 2 सेकेंड के अंदर आंसर आ जाएगा। अगर आपने क्यूब करना है, x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3a स्क्वायर, a का क्यूब + b का क्यूब। ठीक है, अगर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है x y z, तो वो आ जाएगा a का क्यूब जमा b का क्यूब। और लास्ट है हमारा, अगर आप निकालना चाहते हो x y y z और z x की वैल्यू, वो आ जाएगा -3ab। तो ये 3 वैल्यू, ये 5 वैल्यू देखो, आप क्या करना है आपने, अगर x y z हमारा ये सब दे रखा हो तो इनका सम 0 आता है, स्क्वायर करेंगे तो 6ab आएगा, क्यूब करेंगे तो 3 × a का क्यूब b का क्यूब आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब b क्यूब आएगा, और अगर हमने x y y z z x करा तो हमारे पास कितना आया, -3ab। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट 5 शॉर्टकट्स है जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, और इसलिए मैंने आपको कराया। इसके बाद देखिए आगे का बात, तो क्यूब रूट के अंदर ये 5 शॉर्टकट थे बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम करते हैं आगे के सवाल। क्यूब रूट के सवालों में देखो मैक्सिमम सवाल तो इसी प्रकार आते हैं, इसके अलावा हम 1-2 सवाल और प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। तो क्यूब रूट का लास्ट सवाल है हमारा, लास्ट सवाल ये है, देखो लास्ट सवाल क्या है कि सवाल नंबर 3 है, 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। 2 + 5 ओमेगा क्या होगा, सिंपल सवाल है, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करना है। देखो 2 और 5 ओमेगा तो आपस में ऐड नहीं हो पा रहे, तो ऐड कौन कौन हो सकता है, ऐड हो सकता है ये 2 इस 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ जुड़ सकता है। तो मैं इसको और इसको अगर जोड़ूंगा तो कॉमन 2 आ जाएगा, और अंदर बचेगा 1 + ओमेगा का स्क्वायर, फिर बचेगा 5 ओमेगा और यहाँ आएगा 6। अब देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, -ओमेगा, -ओमेगा इससे गुणा करोगे तो -2 ओमेगा + 5 ओमेगा उसकी पावर 6, और ये आ जाएगा 3 ओमेगा की पावर 6, 3 की पावर 6 7 दोनों, और ओमेगा की पावर 6 कितना आ जाएगा 1।
तो ये इसका आंसर है। तो आपने सिंपल प्रॉपर्टी लगाई क्या, पहले तो इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 2 कॉमन आया, उसको आपने कितना लिखा 1 + ω²। 1 + ω² किसके बराबर होता है, -ω के, तो वो आपने यहाँ लिखा और सिंपल इसको सोल्व कर दिया। तो ये था हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसके मैंने क्वेश्चन भी आपको कराए और साथ में उसकी थ्योरी भी कराई और 1-2 जो शॉर्टकट होता है वो भी बताया। अब हम करते हैं हमारा अगला टॉपिक। आज का अगला टॉपिक है हमारा कि कैसे हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पता करें। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज की क्लास में, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। किसी कम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे पता करें। हो सकता है वो आर्ग्यूमेंट बोल दे या आर्ग्यूमेंट को ही हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड से। तो आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड सेम बात है, अगर आर्ग्यूमेंट पूछे तो भी सेम बात है, एम्पलीट्यूड भी सेम बात है। अब देखो इसका मतलब होता क्या है, अगर आपको कम्प्लेक्स नंबर देगा इस फॉर्म में x + i/y, ठीक है, इस फॉर्म में, तो वो आपको सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर देगा। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, मान लो 3 + 4 i दे दिया या -3 + 4 i दे दिया, कुछ भी दे दिया आपको, इस फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर दे दिया। इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आप निकालोगे अल्फा। अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स। देखो अल्फा निकालोगे tan इनवर्स, फिर मोड, जो ये इमेजिनरी वैल्यू है ना जो आयोटा के साथ है उसको लिखोगे y, अपोन में जो रियल वैल्यू उसको लिखोगे x। तो आपका 2 सेकंड के अंदर अल्फा आ सकता है। 2 सेकंड के अंदर अल्फा कैसे आएगा, ये y है, मतलब इमेजिनरी वैल्यू के अपोन में रियल कर दोगे पहली बात, y/x, उसका मोड करोगे और tan इनवर्स करते ही क्या आ जाएगा, अल्फा। एक बार अल्फा आ गया, अल्फा जो कि 2 सेकंड में आ जाएगा। एक बार अल्फा आने के बाद, अच्छा अल्फा हमारा आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट हमारा थीटा है, थीटा है हमारा आर्गुमेंट। तो थीटा आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, देखो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कम्प्लेक्स नंबर हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर 4 बातें बनेंगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब कैसे पता चले कि कम्प्लेक्स नंबर हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे कि मान लो 3 + 4 i है। अब 3 + 4 i कौन से क्वाड्रेंट में है, सबसे पहले तो आपने इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना है। पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, 3,4, तो 3 वाली जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, जो 4 वाली वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। दोनों वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट। अगर मैं लिख दूं -3 + 4 i, इसका मतलब x वाली वैल्यू तो नेगेटिव होगी और y वाली पॉजिटिव। देखो पहले वाली वैल्यू x की होती है, दूसरे वाली वैल्यू y की होती है। x की वैल्यू नेगेटिव हो, y की वैल्यू पॉजिटिव हो, कौन सा क्वाड्रेंट में होता है ये सब, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद अगर दोनों ही ये हो, -3 - ये, यानी दोनों नेगेटिव कौन से में होती है, तीसरे में। और अगर वो कह दे 3 - 4 i, अगर ऐसा वो कह दे तो x की वैल्यू पॉजिटिव हो, y की वैल्यू नेगेटिव हो, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, ऐसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, क्वाड्रेंट पहचानना मैंने आपको बता दिया। तो पहले क्या करोगे, पहले 2 सेकंड के अंदर अल्फा निकाल लोगे, कैसे, y/x, उसका मोड tan इनवर्स, अल्फा आ गया। अल्फा आने के बाद 2 सेकंड में क्वाड्रेंट पता चल जाएगा और हमारा थीटा आंसर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर है तो थीटा ही अल्फा के बराबर होगा, यानी कि जो अल्फा हमारा यहाँ से आया था ना वही आर्गुमेंट है। अगर हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट है। अगर हमारा क्वाड्रेंट सेकंड है तो थीटा की वैल्यू आएगी पाई माइनस अल्फा। अगर तीसरा है तो थीटा आएगा पाई प्लस अल्फा या अल्फा माइनस पाई। और अगर फोर्थ है तो थीटा आएगा माइनस अल्फा। तो चारों वैल्यू देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्गुमेंट हमारा कम्प्लेक्स नंबर के केस में। अगर आर्गुमेंट आप नहीं सीख पाते हो तो ये मान लो 60% चांस है कि सवाल आर्गुमेंट से मिलता जुलता ही आएगा पेपर में। देखो यहाँ पर थीटा हमारा अल्फा के बराबर है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही अल्फा है। सेकंड में क्या होगा, अल्फा को पाई में से घटा देंगे। तीसरे में पाई में अल्फा जोड़ देंगे या अल्फा में से पाई घटा देंगे। और फोर्थ में करेंगे ये। अब तीसरे केस में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आंसर कौन सा है, ये आंसर है, ये आंसर। अब देखो अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट पूछे, ठीक है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट पूछे तो आर्ग्यूमेंट तो है दोनों, मतलब ऊपर वाला भी, ये भी आर्ग्यूमेंट है और ये भी आर्ग्यूमेंट, आंसर दोनों ठीक है। लेकिन अगर वो पूछे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अब इसमें फर्क समझना, अगर वो पूछे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कौन सा है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में आपने क्या करना है, हमेशा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -पाई से पाई के बीच में होती है, ठीक है, मतलब -180 से लेकर 180 होगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 180, कम से कम कितना हो सकता है, -180। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अब यहाँ देखो, ये पाई तो हमारा 180 है
अल्फा कोई ना कोई एंगल होगा 40 50 कुछ भी, तो ये तो 180 से ज्यादा हो गया, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं हो सकता, और जो नीचे वाली वैल्यू है अल्फा माइनस पाई ये है हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, तो अगर आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हो, दोनों ऑप्शन वैसे देखो कई बार देता नहीं है, हो सकता है वो दोनों ऑप्शन दे दे, लेकिन जब दोनों ऑप्शन देगा वो आपसे आर्गुमेंट की जगह क्या पूछेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और आपने आंसर कौन सा देना है, अल्फा माइनस पाई। तो आंसर आपने हमेशा अल्फा माइनस पाई देना है, क्योंकि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो हमारा -180 से लेकर 180 होता है। तो ठीक है, तो ये हम ऐसे बता देंगे। अब इसका ये तो हमने निकाल लिया, आर्गुमेंट हम निकालें कैसे गए, अब मैं बताऊंगा आपको आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब उसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब क्या होता है और साथ में उसको सोल्व कैसे करेंगे। हम 2-4 क्वेश्चन और कराता हूं मैं, तो देखिए अब हम करेंगे कि आर्गुमेंट का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब एक तो होता है कि फॉर्मूला कि उसको निकाले कैसे, एक होता है कि वो होता क्या है, तो वो होता क्या वो बता देता हूँ। देखो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। मान लो यहाँ पर हमारा कोई कम्प्लेक्स नंबर है, वो है x प्लस आयोटा y। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर यहाँ हो गया हमारा, मान लो ये कम्प्लेक्स नंबर ऐसा है 3 + 4 आयोटा, तो यहाँ पर जो रियल वैल्यू है वो 3 है और जो इमेजिनरी वैल्यू है वो 4 है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन है 0 0, पहला काम तो क्या करेंगे, ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला देंगे। ये हमने क्या करा, ओरिजिन से इसको मिला दिया, तो ये आ गया हमारा मोड z। तो जो z का मॉडुलस हमने सीखा था, देखो पहली बात तो z का मॉडुलस होता है √x का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा z का मॉडुलस होता है। अब इस मॉडुलस का कोई बच्चा ये पूछे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि आप ओरिजिन से लेकर उस कम्प्लेक्स नंबर को मिला दो, और जो डिस्टेंस आएगी ओरिजिन में और उस कम्प्लेक्स नंबर में वो होता है उस z का मॉडुलस। ठीक है, अब देखो अब आपने क्या करना है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को इसके ओरिजिन के साथ मिला देना है। अब इस लाइन ने, जो लाइन आई है ना कम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिलाने के बाद, उस लाइन का अगर आप x एक्सिस के साथ, अच्छा x एक्सिस भी कौन सा, पॉजिटिव वाला, इसके साथ अगर एंगल निकालोगे ये होगा हमारा आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का ज्योमेट्रिकल मतलब बताया मैंने आपको। ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि उस कम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिलाओ, तो जो लाइन आएगी उस लाइन ने पॉजिटिव x के साथ जो एंगल बनाया ये है हमारा आर्गुमेंट। ठीक है, अब यहाँ देखो जो ये वैल्यू है वो तो हमारी y की होगी और ये वैल्यू हमारी x की होगी, तो यहाँ पर अगर आप tan थीटा भी लगाओ तो कितना आएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, तो y/x और थीटा कितना आ जाएगा भाई, tan इनवर्स y/x। ठीक है, मोड क्यों लगा दिया, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लेनी। अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, देखो अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर यहाँ है तो फिर वही काम करना है, कम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिलाना है। ओरिजिन से मिलाने के बाद इस लाइन को मैं x एक्सिस के साथ मिला दूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा। अब की बार थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, और अल्फा हमारा ये होगा, अल्फा हमारा ये होगा। इस अल्फा को 180 में से घटाऊंगा तब हमारा ये क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। अगला सवाल देखो, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम आर्गुमेंट के ऊपर। देखिए तो क्यों आर्गुमेंट है, तो आपने बेसिक प्रॉपर्टी देखा कि भाई आर्गुमेंट होता है क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कैसे निकालते हैं, कैसे अल्फा निकालते हैं, अल्फा के बाद कैसे हम उसको क्वाड्रेंट के हिसाब से देख के अपना आंसर बता देंगे। चलो अब एक सिंपल सवाल, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल सवाल करेंगे। पहले सिंपल सवाल देखो, अगर वो सवाल में ये दे दे कि -1 -√3 आयोटा ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट बता दो। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हो, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे। पहले तो आप निकालोगे अल्फा, अल्फा है tan इनवर्स, अल्फा है tan इनवर्स y/x। y कितना है यहाँ पर, यहाँ पर y है -√3, x कितना है यहाँ पर, x है -1, तो tan इनवर्स √3 हो गया। तो tan इनवर्स √3 हमारा कितना हो जाएगा, 60 होता है, यानी पाई/3। तो अल्फा कितना देर में आएगा, 5 सेकंड में। कैसे, tan इनवर्स y/x, ये अल्फा आ गया। अल्फा आने के बाद हमारा आंसर नहीं आया है, पहले हमने क्वाड्रेंट चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट कौन सा है, दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा है अभी थोड़ी देर पहले, अल्फा माइनस पाई, यानी पाई/3 में से पाई घटा दूंगा, -2 पाई/3। ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। या मैं काम और भी कर सकता हूँ, पाई में पाई/3 जोड़ भी सकता हूँ, फिर हमारा ये 4 पाई/3 आ जाएगा।
तो आंसर हमारे दोनों हो सकते हैं, 4π/3 भी ठीक आंसर है और -2π/3 भी ठीक आंसर है। लेकिन अगर वो पूछे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में हमेशा -2π/3 आंसर आपने देना है। दोनों आंसर ठीक कैसे हैं मैं फिगर बना के बता देता हूँ। ये दोनों आंसर ठीक ऐसे हैं, देखो ये हमारा एंगल कितना होगा 60 और 60 इसमें जोड़ेंगे तो ये एंगल हमारा 240। तो देखो ये लाइन है, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो 180 और 60 240, अगर मैं नीचे से आऊंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 120। तो जो ये एंगल है ना, ये दोनों एंगल शो कर रहा है। अगर आप ऊपर से आओगे तो 240 है और अगर नीचे से आओगे तो माइनस का 120 है। ठीक है, तो ऐसे करना है। चलो आर्गुमेंट के ऊपर दो बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है कि लोगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, लोग आपने सुना होगा। तो लोगरिथम की दो प्रॉपर्टी होती है, सेम प्रॉपर्टी आर्गुमेंट भी फॉलो करता है। जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ना लोग वाली, सेम प्रॉपर्टी आर्गुमेंट भी फॉलो करता है। कैसे, देखो जैसे आर्गुमेंट की पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में गुणा हो रखा है और उनका आपने आर्गुमेंट निकालना है। ठीक है, आर्गुमेंट किसका निकालना है, Z1 का और Z2 का। आपने ये नहीं करना कि उनको पहले गुणा करो, गुणा करने के बाद जो सिंपल हो गया आएगा ना उसका आर्गुमेंट निकालो, ये सब नहीं करना आपने क्या करना है, इनका अलग अलग आर्गुमेंट निकाल लेना है और उसको जोड़ देना है। तो आंसर आएगा हमेशा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। सेम प्रॉपर्टी लोग की होती है। अगर लोग में ऐसे सवाल आ जाए ना कि लोग A इंटू बी, तो आंसर आता है लोग A प्लस लोग बी। अब देखो अगर कोई आपस में डिवाइड हो रखा हो आर्गुमेंट Z1/Z2, तो इसका आंसर कितना आएगा, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, तो अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसमें ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसा नहीं करना कि इसको रेशनलाइज करके सिंपल करने लग जाओ और सिंपल करने के बाद इसका आर्गुमेंट निकालो। नहीं, आप पहले क्या करो, आर्गुमेंट ऊपर वाले का निकालो, आर्गुमेंट नीचे वाले का निकालो और पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दो, तो ये हमारा आर्गुमेंट आ जाएगा। अब हमने करा कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट में देखिए हमने फॉर्म का जो यूज किया वो फॉर्म थी हमारी x प्लस आयोटा वाई। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल फॉर्म होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल फॉर्म था। सिंपल फॉर्म क्या था, आपने कैसे लिखा उसको, x प्लस आयोटा वाई से लिखा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फॉर्म कराता हूँ जिसका आर्गुमेंट में भी बड़ा यूज है, वो फॉर्म है हमारी पोलर फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल फॉर्म हमने करी, अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म सिंपल फॉर्म में क्या फर्क है, सिंपल फॉर्म और पोलर फॉर्म सेम ही होता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। कैसे अलग होता है, देखो सिंपल फॉर्म x प्लस आयोटा वाई, ये तो हमारी सिंपल फॉर्म है। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, हमारे पोलर फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस प्रकार हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर देंगे r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें ये देखिए कि r क्या है, r हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। जो अभी हम मॉडुलस कर रहे थे, कौन सा मॉडुलस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला जो अभी हम मॉडुलस कर रहे थे, r वही मॉडुलस है, यानी कि r हमारा मोड z है। ठीक है, r हमारा क्या है, मोड z। अगर r हमारा मोड z है तो इसमें थीटा क्या है, थीटा हमारा आर्गुमेंट है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है x प्लस आयोटा वाई, सबसे पहले तो इसका r निकाल लेंगे। r कैसे निकाल लेंगे, मॉडुलस की तरह। अगर r आ जाता है तो हम थीटा निकाल लेंगे आर्गुमेंट और इस प्रकार लिख देंगे r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस प्रकार हम किसी भी सिंपल फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसका एक सवाल करा देता हूँ आपको, देखो इसको मैं हटा देता हूँ। तो सिंपल फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपने देखा। अब देखिए, अगर सिंपल फॉर्म हमारे पास कुछ इस प्रकार है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z बराबर -1 प्लस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंपल फॉर्म में है। कोई कहे कि सिंपल फॉर्म वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदलो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसका r निकालना है। r कितना होगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, आयोटा के पास 1 है उसका स्क्वायर 1 और ये कितना आ जाएगा √2। इसके बाद r आने के बाद अब आप निकालोगे इसका आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कैसे आएगा, पहले तो आप निकालो अल्फा। अल्फा है tan इनवर्स y बाई एक्स, y हमारा 1 है, x हमारा -1 है। अगर दोनों को रखोगे आप तो वो 1 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 कितना आ गया, पाई बाई 4।
ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया अल्फा। अल्फा आने के बाद हमने आर्गुमेंट निकालना है थीटा। अब थीटा क्या होता है, सबसे पहले क्वाड्रेंट देख लो, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट एक्स की वैल्यू माइनस हो और वाई की वैल्यू प्लस हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, पाई में से इसको घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3π/4। तो एक बात देखो, पहले तो हमने आर निकाल लिया, आर निकालने के बाद हमने इसका थीटा निकाल लिया, दोनों आने के बाद आंसर आ जाएगा आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो ये हमारा आंसर भाई, आर कितना है, आर हमारा यहाँ पे √2 है और कोस 3π/4 और प्लस में आयोटा साइन 3π/4, ये हमारा आंसर है। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है, देखो अगर मैं इसको सोल्व करूं, अगर मैं क्या करूं, कोस 3π/4 की वैल्यू यहाँ पे रखूं, साइन 3π/4 की वैल्यू यहाँ पे रखूं और इसको सोल्व कर दूं, और यहाँ पर अगर मैं इसको गुणा कर देता हूं तो ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूं तो ये पोलर फॉर्म सिंपल फॉर्म से कैसे अलग है, पोलर फॉर्म सिंपल फॉर्म ही होता है, बस वो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी पोलर फॉर्म, मैं यहाँ 2 या 3 फॉर्म लिखता हूं, आप ये बताना उनमें से कौन कौन सी पोलर फॉर्म है। पहली फॉर्म ये है कि आर कोस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। आपने ये देखना है कि क्या ये पोलर फॉर्म है, यहाँ पे θ2 लिख देते हैं। इसके बाद है आर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, क्या ये पोलर फॉर्म है, और तीसरा है आर साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा। इन तीनों में आपने ये बताना है कि इन तीनों में कौन कौन सा पोलर फॉर्म है और कौन सा पोलर फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाले को, देखिए क्या फर्स्ट वाला पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म की 2 स्पेशल बात है, वो दोनों स्पेशल बात देखिए क्या है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे पता कि पोलर फॉर्म है कि नहीं है, आपने सिर्फ 2 बातें देखनी है। क्या, पहली बात तो ये थीटा सेम हो, ठीक है, जो थीटा है वो थीटा सेम होना चाहिए, उस थीटा सेम होगा तभी पोलर फॉर्म होगा। दूसरी बात क्या है, जो ये आयोटा है ये हमेशा साइन के पास होना चाहिए। तो ये 2 बात ध्यान देंगे आप कि एक तो थीटा सेम हो और जो आयोटा है वो कोस के पास कभी ना हो, किसके पास हो, साइन के पास हो। अब देखिए पहले वाले में देखो, पहले वाले में तो थीटा ही सेम नहीं है, यहाँ हमारा θ1 है, यहाँ हमारा θ2 है। अगर अलग अलग है तो ये पोलर फॉर्म हमारी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तीसरे वाले देखिए, तीसरे वाले में जो आयोटा है वो हमारा साइन के साथ ना हो गया, कोस के साथ चला गया और वो हमारा गलत हो गया। तो ये भी पोलर फॉर्म नहीं है हमारा, ये पोलर फॉर्म नहीं है। हाँ, इसको बना जरूर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, आर का आर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा और प्लस आयोटा कोस को लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा। अब क्या हुआ, जो आयोटा था वो हमारा साइन के पास चला गया और दोनों में साइन में कोस में एंगल हो गया सेम। दोनों काम होने के बाद ये पोलर फॉर्म हमारी अब बन गई, पहले पोलर फॉर्म नहीं थी। ये पोलर फॉर्म नहीं है पर ये पोलर फॉर्म है। ठीक है, अब देखो क्या ये दूसरे वाली पोलर फॉर्म है। दूसरे वाली में ये देखो कि दूसरे वाली में बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि पोलर फॉर्म में बीच में प्लस ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बीच में माइनस भी आ सकता है। कैसे, देखो दूसरे वाली फॉर्म है आर, उसके बाद कोस थीटा है, उसको मैं लिख सकता हूँ कोस माइनस थीटा, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। उसके बाद देखो वो माइनस आयोटा है, उसको मैं लिख सकता हूँ प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। अब इसको देखो भाई, इसमें ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि ये माइनस थीटा प्लस थीटा ही होगा और ये माइनस थीटा साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आके वैसा बन जाएगा। तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो पोलर फॉर्म ये है। पोलर फॉर्म क्यों है, क्योंकि एक तो थीटा हमारा सेम है, यहाँ भी माइनस थीटा वहाँ भी माइनस थीटा, दूसरा आयोटा हमारा साइन के पास है, इसका मतलब ये पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म मैंने पहचानी, आपको बता दी। पोलर फॉर्म के ऊपर एक बहुत बढ़िया सवाल है, वो अभी मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, पोलर फॉर्म के ऊपर एक ही सवाल है, वो एक ही सवाल करने के बाद आप आराम से उसको समझ जाओगे कि पोलर फॉर्म क्या है। देखो पोलर फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। पोलर फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि साइन 120 माइनस आयोटा कोस 120। सबसे पहले बताना कि पोलर फॉर्म है या नहीं है, और अगर नहीं है तो इसको पोलर फॉर्म बनाना है।
अब ये देखिए, ये पोलर फॉर्म नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आयोटा कोस के पास है, आयोटा साइन के पास होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म बना लेंगे। कैसे? इसको मैं लिखूंगा 90 जमा 30, इसको भी सेम लिखना है 90 प्लस 30। ये हमारा कितना हो जाएगा, कोस 30, और ये हमारा माइनस आयोटा कोस कितना हो जाएगा, साइन 30, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला पोलर फॉर्म नहीं था, हमने उसको बना लिया। कैसे बना लिया? हमने साइन को कोस में बदल दिया और कोस को साइन में बदल दिया, पोलर फॉर्म हमारी बन गई। पोलर फॉर्म क्यों नहीं था ये? क्योंकि इसमें आयोटा जो है वो कोस के पास था, तो हमने इसको चेंज कर लिया। एक और सवाल है जिसमें एंगल सेम नहीं होते, और एंगल सेम नहीं होगा तो पोलर फॉर्म नहीं होगा। वो पोलर फॉर्म बनानी होती है जो मैक्सिमम बच्चे नहीं बना पाते। तो देखिए, एक पोलर फॉर्म है जो पोलर फॉर्म बनानी है जिसको, तो सवाल ये है 3 कोस 300 माइनस आयोटा साइन 30। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको पोलर फॉर्म, पहली बात तो पोलर फॉर्म है या नहीं, तो ये पोलर फॉर्म नहीं होगा। पोलर फॉर्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ हमारे पास एंगल 300 है, वहाँ एंगल 30 है। तो बच्चे कहते हैं कि सर एंगल अलग अलग है तो एंगल सेम कर लेंगे। तो एंगल सेम कैसे कर लोगे आप? देखो, बच्चे एंगल सेम करने की कोशिश करते हैं कि कोस 300 को मैं लिखूंगा 360 माइनस 60 और माइनस आयोटा साइन 30। उसके बाद वो कहाँ तक पहुँचते हैं, 360 का मतलब कोस 60 रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस प्लस का होता है, तो माइनस आयोटा साइन 30। बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं मैक्सिमम। यहाँ आके सवाल रुक जाता है क्योंकि ये एंगल अभी भी सेम ना हुए। यहाँ तो एंगल 60 है, यहाँ एंगल 30 है। अगर एंगल दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पोलर फॉर्म नहीं है। पोलर फॉर्म केवल तब हो सकती है जब एंगल सेम हो। एंगल सेम कब होगा? अब इसके एंगल सेम करना बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा ट्रिकी सवाल है। देखिए, आप इसमें क्या करोगे, 3, पहले तो इन दोनों की वैल्यू आप इसमें रख दोगे। कोस 60 1/2 और साइन 30 1/2। मैंने क्या करा, दोनों की वैल्यूज को रख दिया। 2 को बाहर निकाल लो, 3/2, अंदर बच गया 1 माइनस आयोटा। अब एक बात बताओ, एंगल हमने सेम बनाना है। एंगल सेम कब बनता है? मतलब साइन का और कोस का कौन सा एंगल सेम होता है? हमें पता है कि भाई साइन का कोस का 45 सेम होता है। तो यहाँ 45 कैसे बनेगा? मैं क्या करूंगा, √2 से दोनों को भाग कर दूंगा और √2 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, √2 से भाग गुणा क्यों करा? क्योंकि एंगल हमने सेम बनाना था। अब यहाँ देखिए, ये बन गया भाई 3/√2। ये 1/√2 मैं लिख सकता हूँ कि ये कोस π/4 है, माइनस आयोटा। यहाँ 1/√2 को मैं साइन π/4 लिख सकता हूँ। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी पोलर फॉर्म बन गई। पोलर फॉर्म कैसे बनेगी? क्योंकि पहली बात तो इसमें एंगल सेम है। एंगल सेम है ना, π/4 एंगल सेम है। दूसरी बात, एंगल सेम होने के अलावा जो आयोटा है वो साइन के पास है। तो ये हमारी पोलर फॉर्म बन गई। बड़ा अच्छा सवाल था। इसमें क्या करना था हमने, एंगल सेम नहीं था, एंगल को सेम बनाना था। अब हम करते हैं आज की लास्ट बात कि अगर 2 पोलर फॉर्म गुणा हो रखी हो तो क्या होगा, और 2 पोलर फॉर्म भाग हो रखी हो तो क्या होगा। तो देखिए, पहली पोलर फॉर्म है हमारी, मान लीजिए R1 कोस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, ये पहली पोलर फॉर्म है। और दूसरी है R2 कोस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। ये 2 पोलर फॉर्म है हमारी भाई, और दोनों आपस में गुणा हो रखी है। अगर 2 पोलर फॉर्म है, दोनों आपस में गुणा हो रखी हैं, तो इन दोनों पोलर फॉर्म को गुणा कर सकते हो 5 सेकंड के अंदर। कैसे? देखिए, जो मॉडुलस है पहले तो वो गुणा होगा, R1 गुणा होगा R2 के साथ। अच्छा ध्यान देना भाई, पोलर फॉर्म ही होनी चाहिए। पोलर फॉर्म में 2 बार बता चुका। कैसे होगा? एंगल सेम होना चाहिए और आयोटा साइन के पास होना चाहिए। दोनों पोलर फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, R1 R2 से गुणा हो जाएगा। इसके बाद पोलर फॉर्म में क्या होता है, कोस। अगर 2 पोलर फॉर्म गुणा हो रखी हो तो उनकी एंगल आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ेगा? ये θ1 जुड़ेगा θ2 के साथ, तो θ1 जमा θ2। और सेम काम होगा साइन में, तो आयोटा साइन θ1 जमा साइन θ2। तो ये हमने करना है। अगर 2 पोलर फॉर्म कभी भी मल्टीप्लाई हो रखी हो तो उनके एंगल आपस में जुड़ जाते हैं। अच्छा, इसी प्रकार अगर 2 पोलर फॉर्म आपस में डिवाइड हो रखी हो, अब देखो जाहिर सी बात है कि अगर मल्टीप्लाई में थीटा जुड़ जाता है तो डिवाइड में थीटा घट जाएगा। ठीक है,
तो अगर दो पोलर फॉर्म आपस में से डिवाइड हो रखी हो तो आपने क्या करना है, R1/R2, और अब ये जो इनका थीटा है वो आपस में घट जाएगा, θ1 माइनस θ2 और प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये हमारा लास्ट चीज था आज का। उस चीज में आपने देखा क्या कि अगर दो पोलर फॉर्म आपस में गुणा हो रखी हैं तो थीटा जुड़ जाएगा, और अगर दो पोलर फॉर्म आपस में डिवाइड हो रखी हैं तो थीटा आपस में घट जाएगा। ऐसे करना आपने। तो ठीक है, तो आज की क्लास में एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने किया क्या है। आज की क्लास में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सवाल देखे हैं। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सवाल कैसे क्वेश्चंस करे हमने इसके, कि कैसे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, आर्ग्यूमेंट के सवाल करे हैं। आर्ग्यूमेंट को बेसिक से पढ़ा है कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है, तो आर्ग्यूमेंट होता क्या है वो हमने देखा है, और उसके एक दो सवाल करें, सारी प्रॉपर्टी देखी। लास्ट में हमने क्या करा है, लास्ट में हमने पोलर फॉर्म किया है कि पोलर फॉर्म भाई होती क्या है और उसके सवाल कैसे आ सकते हैं। एक या दो उस पोलर फॉर्म की हमने प्रॉपर्टी भी कर ली है। ठीक है, तो ये हमने करा है। तो इतना बहुत है मेरे हिसाब से आज के लिए। हमने पहले इसके सवाल करे और इन दोनों की थ्योरी करी। जो क्लास नंबर 3 होगी उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों की थ्योरी, इन दोनों की देखो थ्योरी तो आज हो चुकी है, इन दोनों के क्वेश्चंस करेंगे, और जिसके बाद आगे का काम है, यूलर फॉर्म है, डी मोइवरे थ्योरम है, और कई सारी चीजें हैं वो हम करेंगे कल का मतलब अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो और जय हिंद।